भाई दुनिया में विश्व युद्ध 3 का खतरा मंडरा रहा है और यह बहुत सीरियस सवाल है। इसको बचोगे, छोड़ोगे, नहीं पढ़ोगे, नहीं जानोगे, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये होने को है और होने को जो खतरा है तो उस पर बात करनी जरूरी है। ये दो लोग, बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री और ईरान के सबसे कद्दावर नेता, वहां के सर्वोच्च लीडर खामनेई, ईरान पर जो हमला हुआ, जो सीरिया में उनके लोगों पर इजरायली फोर्सेस ने किया, उसके बाद ईरान का मत्था खराब हो गया, बुद्धि खराब हो गई, क्योंकि ईरान कागजी शेर नहीं बना रह सकता। ईरान को खलीफा बनना है मुस्लिम वर्ल्ड का। यह शिया सुन्नी की लड़ाई, मिडिल ईस्ट का नेता, ईरान को, मुसलमानों को, जो दुनिया के मुसलमान हैं, उनको यह बताना है कि ईरान से बड़ा खलीफा इस देश में कोई नहीं है, दुनिया में कोई नहीं है, और तुर्की वुर्की का नाम भूल जाइए। मिडिल ईस्ट में एक ही लीडर है, वो ईरान है, और ईरान को यह बताना पड़ेगा, ईरान को यह दुनिया को दिखाना पड़ेगा। कैसे समझाओगे ये बात? यह मौका मिला, इस बार इजराइल ने यह मौका दे दिया जब दमिश्क में यह हमला हुआ। उसके बाद ईरानी फोर्सेस ने अपनी ताकत दिखाई। वो जो वीडियोस आते हैं ना इनके, लगातार ड्रोन के वीडियो, गुफा में वीडियो, वो जो ताकत दिखाने की बात की, भाई अब तो आन पे बात आ पड़ी है, अब तो इज्जत पे बात आन पड़ी है, अब तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। और उसके साथ एक साथ आपको पता है कि यह पहली बार हुआ दुनिया के इतिहास में, इजराइल और ईरान के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि ईरान ने अपनी धरती से सीधे, अपनी धरती का इस्तेमाल करते हुए सीधे इजराइल की तरफ 300 ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिए। और उसके बाद आपको क्या लगता है इजराइल शांत बैठेगा? इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट के देशों को 13 दिन के युद्ध में हरा चुका, एक बार नहीं, दो बार। ये पूरे मिडिल ईस्ट सब मिलके, जो मिडिल ईस्ट के तमाम बड़े मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, वो इन इजरायलियों के खिलाफ, जो यहूदियों से नफरत करते हैं, इनके खिलाफ लड़ चुके हैं। लेकिन लड़ाई कहां? इजराइल ने हर बार मात दे दी। तो ईरान के पास तो इस बार सवाल था, क्योंकि सुलेमानी की हत्या के बाद भी ईरान कुछ नहीं कर सका। सुलेमानी सबसे बड़े कमांडर, इजराइल, माफ करिएगा, ईरानी फोर्सेस के, कुछ नहीं किया ईरान ने। अमेरिका ने इराक की धरती पर सुलेमानी को ढेर कर दिया, कुछ नहीं किया ईरान ने। ये भाषण देते रह गए खामनेई साहब। लेकिन इस बार खामनेई उसी रैंक के अफसर को इस बार फिर से इजराइल ने सीरिया के दमिश्क में मिसाइल अटैक में मार गिराया। यह सबसे बड़ा सवाल था। दुनिया के मुसलमान खामनेई की तरफ देखकर पूछ रहे थे कि मिटा दो इजराइल को धरती से, हटा दो, इजराइल दिखना नहीं चाहिए धरती पर। आपको पता है गाजा और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट ऑलरेडी पहले से चल रहा था, जिसमें इजराइल भिड़ा हुआ था। जब यह अटैक दमिश्क में करने के बाद, जब इजराइल को यह लगा कि उस पर अटैक होने वाला है, गाजा से फोर्सेस हटानी शुरू कर दी इजराइल ने। उसके बाद दुनिया ने देखा 300 ड्रोन का अटैक इजरायली धरती पर। यह जरूर है कि 99% से ज्यादा का अटैक इजरायली सेना ने, और वहां की जो एयर डिफेंस है, आयरन डोम, नाम सुना होगा आपने एयर डिफेंस सिस्टम का, आयरन डोम ने उसको हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। वो तो इजरायली हवाई सीमा में प्रवेश तक नहीं कर सके। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं, चूंकि कुछ चीजें की जाती हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में दुनिया को दिखाने के लिए, ईरान को यह बताना था कि हम हमला कर सकते हैं, हम इस बार सीरियस है। दूसरा, इंटरनल पॉलिटिक्स में इतना ज्यादा गड़बड़ी चल रही है ईरान के अंदर कि खामनेई के प्रति लोगों में गुस्सा हो गया था, ईरानी फोर्सेस को लेकर लोगों में गुस्सा था, जो वहां लोकल पॉलिटिक्स है। तो लोगों को भी दिखाना था कि भाई हम कागजी शेर नहीं है, हमारे हथियार कोई दिवाली टाइप के पटाखे को और ईद में जलाने के लिए नहीं है, हम छोड़ेंगे तो वो छोड़ा, उसका कुछ नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं है इजराइल को। लेकिन कहानी अब वहां से आगे बढ़ गई है। इजराइल को मौका मिला, चूंकि आपने किसी को जब पहला थप्पड़ मार दिया तो आप ये तय नहीं करेंगे कि सामने वाला आपको कितने थप्पड़ मारेगा, कब तक मारेगा, या मारता ही रहेगा। इजराइल को जब ये ईरान ने मौका दिया, इजराइल के पास मौका था। आपको पता है ईरान सालों से इस बात के प्रयास में है कि कैसे भी वो दुनिया की एक एटमी ताकत बने। ईरान इस कोशिश में सालों से लगा हुआ है। अमेरिका, यूरोपीय देश और इजराइल ये काम ईरान को करने नहीं दे रहे हैं। लगातार ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमले होते हैं, कभी वहां ब्लैकआउट हो जाता है, कभी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़े सबसे बड़े वैज्ञानिक की हत्या हो जाती है, उसमें मोसाद का नाम आता है। यह सब कहानी है। लेकिन इस बार इजराइल को यह हमला करके ईरान ने मौका दे दिया कि इजराइल भी जवाबी कार्रवाई करे। और पूरे 6 दिन बाद 19 अप्रैल की सुबह को इजराइल ने अटैक कर दिया। कहां? वो मैं बता रहा हूं, यह जगह देख लीजिए।
इस्फहान। ईरान ने जब यह मौका इजराइल को दिया तो इजराइल ने हमला करने के लिए कौन सी जगह को चुना? वो जगह है इस्फहान। ये देखिए, आखिर ये जगह क्यों? ये जगह इसलिए कि मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब आपने अपने दुश्मन को मौका दे दिया कि वो आप पर हमला करे, तो इजराइल ने इस्फहान को चुना, क्योंकि यहां पर ईरान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम, परमाणु प्रोग्राम, जहां पर परमाणु बम बनने हैं, परमाणु कार्यक्रम चल रहा है, इस शहर को और वहां की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बमबाजी कर दी इजरायली एयर फोर्सेस ने, और ईरान हैरान रह गया। और मैं आपको बताता हूं, ईरान चाहे दुनिया को जितने अपने वो ड्रोन्स दिखा दे, जितने चाहे एयर डिफेंस सिस्टम दिखा दे, मिसाइल दिखा दे, सच ये है कि इजरायली टेक्नोलॉजी, इजरायली हथियार, इजरायली एयरफोर्स के सामने ईरानी एयर डिफेंस की कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं। F-22 बॉम्बर्स और F-35 जब आए तो उनको पता ही नहीं लगा। ड्रोन्स भी आए इजराइल, और ईरानी एयर डिफेंस फेल हो गया। आयरन डोम की कहानी अलग है जो इजराइल का है। ईरान का एयर डिफेंस माशाअल्लाह भूल गया, कुछ नहीं हुआ, और सबसे बड़ी न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला हो गया, और हमला भी इस कदर हुआ कि ईरान सकते में पड़ गया। अब ईरान यह कह रहा है कि हम कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। मैं आपसे इससे आगे की एक और बात बता देता हूं कि इजराइल पर जब ईरान ने अटैक किया था, उसके बाद अमेरिका, जो सबसे बड़ा अलाई है इजराइल का, उसने इजराइल को मना किया कि आप ईरान पर कोई जवाबी कार्रवाई मत करो, हम इसमें आपके साथ नहीं हैं। जबकि दुनिया जानती है कि इजराइल जब भी किसी युद्ध में सीधे तौर पर किसी मुल्क से भिड़ेगा, लड़ेगा, उसमें अमेरिका को आना ही पड़ेगा। अमेरिका को इजराइल के साथ क्यों आना पड़ेगा, हम इस पर आगे भी आपको किसी वीडियो में समझाएंगे। फिलहाल यह है कि अमेरिका के मना करने के बाद भी जब इजराइल ने यहां इस्फहान में ठोका ईरान को, तो अमेरिका ने एक बार मना नहीं किया कि भाई साहब, जब हमने आपसे कह दिया था कि कोई कार्रवाई मत करो, जब तुम्हारे यहां कोई नुकसान हुआ ही नहीं, जब तुमने सारी मिसाइलें हवा में ही मार गिराई, तो यह हमला क्यों किया, और वो भी न्यूक्लियर फैसिलिटी को? आप ये समझो, अमेरिका से लेके यूरोपीय देश और मिडिल ईस्ट के भी कुछ देश, सऊदी अरब जैसे देश नहीं चाहते कि ईरान एक न्यूक्लियर ताकत बने, और इसीलिए इस्फहान पर अटैक हुआ, दुनिया चुप रही, ईरान देखता रहा, उसका एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। यह कहानी अब एस्केलेट होने की तरफ है, और ईरान इजराइल में अगर यह युद्ध यहां से, चूंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी पे वॉर हुआ है, ईरान जरूर कह रहा है कि हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ईरान का जो यह नुकसान हुआ है, यह सालों की मेहनत बर्बाद होने जैसा है। सालों से, आप समझो कि कोई देश अगर न्यूक्लियर ताकत या परमाणु ताकत बनता है, इसके पीछे उसकी सालों की मेहनत होती है, वैज्ञानिक टीम होती है, वो लोग सालों साल लगे रहते हैं कि हम अपने देश को न्यूक्लियर ताकत बना सके। आपको पता है कि हम लोग भी बड़ी मुश्किल से, यानी भारत बड़ी मुश्किल से एक न्यूक्लियर ताकत बन सका है। ईरान उस रास्ते में, अब सालों से चल रहे प्रोग्राम को आप नष्ट कर दोगे तो कोई देश आखिर क्या करेगा? यह ईरान कह रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी तैयारी वो ये कर रहा है कि इजराइल को इस बार जवाब कैसे दिया जाए। लेकिन ईरान का एक और संकट है, अगर ईरान इस युद्ध में पड़ेगा सीधे इजराइल से, तो संकट यह है कि मिडिल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। वहां पर पहले से सीरिया है, पहले इराक देखा है, पहले लोगों ने लीबिया देखा है, यह पूरा मिडिल ईस्ट बम बारूद से भरा पड़ा है। यूरोपीय देश हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, जिसको जो मन करता वो इराक में बम गिराता है, सीरिया में बम गिराता है। और यही काम अगर ईरान में भी होने लगेगा, तो ईरान जो विकास के रास्ते पर, मिडिल ईस्ट में दो देशों के बीच कंपटीशन है विकास के रास्ते पर, वो है सऊदी अरबिया और ईरान। अगर यह कहानी ईरान में भी वही होगी जो इराक में हुआ, जो सीरिया में हुआ, तो फिर आप समझो कि ईरान भी नेस्तानाबूद हो जाएगा, गाजा हो जाएगा। दुनिया के देश आएंगे, बम मार के जाएंगे। इसीलिए मार के जाएंगे क्योंकि जब उनको डर ही नहीं है कि आप भी उन पर जवाबी कार्रवाई कर सकते हो, आप भी उनको कुछ बोल सकते हो, हमला कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आप न्यूक्लियर ताकत तो हो नहीं, तो कोई मेजर नुकसान तो उनका आप कर नहीं सकते। यही डर है ईरान को कि ईरान एक बड़े युद्ध में पड़ने को लेकर, फंसने को लेकर बार बार सोच रहा है। इसीलिए फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यह युद्ध, चूंकि ईरान कह रहा है कि हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ऐसा लग रहा है कि शायद यह मामला ठंडा पड़ जाए। लेकिन अगर ईरान कहेगा, और ईरान की IRGC, जो ईरानियन फोर्सेस हैं, जो वहां के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं,
अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब हमारे सालों की मेहनत है और ये तबाह हो गई है, तो कहानी तो अब तो जंग करो या मरो वाली तो कहानी आगे भी बढ़ सकती है। हम अपने वीडियो के आखिरी हिस्से में आते हैं और यह समझते हैं कि हमें क्या दिक्कत होगी अगर ईरान और इजराइल इस युद्ध को आगे बढ़ा देते हैं, तो भारत को क्या चीजें परेशान कर सकती हैं। एक मुल्क के तौर पर हम आप किन चीजों से परेशान हो सकते हैं। तो आपको मैं एक वीडियो फोटो दिखा रहा हूं। यह फोटो है जल डमरू मध्य का और यह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज, यानी कि ये जो रूट आपको देख रहे हो ये समुद्री रूट है और ये जो पैच आप देख रहे हो ये ईरान है। ये ध्यान से देखिए, ये ईरान है और ये ईरान का बॉर्डर और इसके बीच का ये 40 किलोमीटर का पैच है, यानी समुद्र जो है यहां करीब 40 किलोमीटर चौड़ा है। यहां कौन कौन से देश हैं वो देखिए, ईरान, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरबिया, कतर, ये वो देश हैं जो ज्यादातर तेल का उत्पादन करते हैं। ये वो 40 किलोमीटर का पैच है जिससे भारत जैसे देश में तेल आता है और गैस का भी निर्यात यहीं से होता है। ईरान इसी रास्ते के जरिए जो है दुनिया भर में गैस और पेट्रोल भेजता है भारत जैसे देश में। अब समझो ईरान ये कह रहा है कि अगर इजराइल को यह हिमाकत करने से नहीं रोका तो ये जो है ना ये 40 किलोमीटर का पैच इसको ब्लॉक कर देंगे, बंद कर देंगे। तो दुनिया छोड़ो, भारत में तेल का एक बूंद ईरान से नहीं आएगा। ये ईरान ब्लॉक कर देगा और ब्लॉक कर देगा ना तो भारत जैसे देश में यह हो सकता है कि आपको 200 रुपए 300 रुपए किलो, माफ करिएगा 200 रुपए 300 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल खरीदना पड़ेगा। हम आपको यह बताएंगे कि आखिर इस जगह की पूरी कहानी क्या है।